हाय देयर, ये MKT 621 एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है। इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल बेनिफिट्स करवाए जा रहे हैं। प्रैक्टिकल बेनिफिट्स के अंदर सबसे पहले इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं। सो जब एडवर्टाइजमेंट होती है तो उससे क्या होता है कि जनरेशन होती है न्यू जॉब्स की, लोगों को रोजगार मिलता है, और जब ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होती है लोगों की इनकम के अंदर भी इजाफा होता है, और इसके अलावा जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट आती है। और पॉलिटिकल बेनिफिट्स भी होते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो अपने बारे में लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बारे में वो बता सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए। और कल्चरल बेनिफिट्स भी होते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है सोसाइटी के ऊपर, और इसके अलावा सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए भी कंटेंट बनाया जा सकता है, ऐसे एड्स चलाए जाते हैं जिससे सोसाइटी की जो है वो बेटरमेंट हो सके। और इसके अलावा मॉरल एंड रिलीजियस बेनिफिट्स भी होते हैं, फेथ मैसेजेस दिए जाते हैं, रिलीजियस मैसेजेस वगैरह दिए जाते हैं एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए। सो दो इम्पॉर्टेंट ऑडियंस है एडवर्टाइजिंग की, चिल्ड्रन एंड वुमेन। सो इम्पैक्ट होता है एडवर्टाइजिंग का चिल्ड्रन के ऊपर। सो एडवर्टाइज़र को जो है वो कंसिडर करना चाहिए जो नॉलेज और मेच्योरिटी लेवल है टारगेट ऑडियंस का, और एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए जो इमेजिनेटिव क्वालिटी होती है चिल्ड्रन की उसको। और इन्फॉर्मेशन जो कम्युनिकेट की जाए वो एक्यूरेट हो, ट्रथफुल हो, और एडवर्टाइजिंग को यूज़ किया जाए इन्फ्लुएंस करने के लिए सोशल बिहेवियर पॉजिटिव वे के अंदर। और एडवर्टाइज़र को यूज़ करना चाहिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है कंस्ट्रक्टिव तरीके से, कंस्ट्रक्टिव वे के अंदर। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन वुमेन। सो वुमेन जो है वो सेंटर के ऊपर है, तमाम जितनी भी एडवर्टाइजमेंट होती है तमाम मीडिया के अंदर, वहाँ पे वुमेन को पोर्ट्रे किया जाता है वेरियस रोल्स के अंदर, जैसे कि होम मेकर है या प्रोफेशनल है, ताकि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट किया जाए। और जो यूज़ है वुमेन का एडवर्टाइजमेंट के अंदर वो किसी एक पार्टिकुलर इंडस्ट्री या मीडियम तक लिमिटेड नहीं है, और वुमेन को पोर्ट्रे किया जाता है एज अ सिंबल ऑफ ट्रेडिशन के तौर पे भी, और इमोशनल सपोर्ट। और इनको यूज़ किया जाता है ऐड में ताकि इवोक किया जाए इमोशनल रिस्पॉन्सेज जो है ऑडियंस से, पर्टिकुलरली तौर पे जो फैमिली लाइफ का कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर, क्योंकि वुमेन जो है जनरली जो इनको कंसिडर किया जाता है प्राइमरी केयर गिवर के तौर पे फैमिली के अंदर, और ये क्रूशल रोल प्ले करती हैं शेप करने में जो फैमिली की डायनामिक्स होती हैं। सो इसी वजह से जो यूज़ है वुमेन का एडवर्टाइजमेंट के अंदर, उसका एम ये होता है कि क्रिएट किया जाए कनेक्शन ऑडियंस के साथ, लेवरेज करते हुए उनकी जो इमोशनल अटैचमेंट है, जो आइडिया है फैमिली का और ट्रेडिशन का। सो वुमेन को इसलिए भी यूज़ किया जाता है ताकि ऑडियंस की जो अटेंशन है उसको ग्रैब किया जाए और स्टिमुलेट किया जाए डिज़ायर प्रोडक्ट्स के लिए, और उनको पोर्ट्रे किया जाता है अट्रैक्टिव, सेंसुअल और डिज़ायरेबल किया जाता है एडवर्टाइजमेंट के अंदर इनको पोर्ट्रे, ताकि क्रिएट किया जाए एक इमोशनल कनेक्शन टारगेट ऑडियंस के साथ। और एडवर्टाइज़र का गोल होता है इज़ टू एसोसिएट द प्रोडक्ट जो है वो उसके साथ एसोसिएट किया जाए जो डिज़ायरेबल इमेज है वुमेन की, और मोटिवेट किया जाए ऑडियंस को कि वो परचेज करें प्रोडक्ट को। उसके बाद है फिर एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग के कुछ एथिक्स होते हैं। सो पफरी है सबसे पहले। सो पफरी जो एक टेक्निक है जो कि यूज़ होती है एडवर्टाइजिंग के अंदर, इसके ज़रिए क्या किया जाता है कि एग्जेजरेट किया जाता है या फिर फैंसीफुल क्लेम किए जाते हैं एक प्रोडक्ट के बारे में या सर्विसेज के बारे में। जैसे कि अब आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल के देयर आर ओनली 3 स्टेप्स, सिर्फ 3 स्टेप हैं बिटवीन यू एंड द ब्यूटी, आपके और ब्यूटी के दरमियान। और इसके बाद है फिर शॉक एड्स। अब शॉक एड्स क्या होती है? एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट होती है जिसको डिज़ाइन किया जाता है ताकि कैप्चर किया जाए ऑडियंस की अटेंशन को यूज़ करते हुए शॉकिंग या कंट्रोवर्शियल कंटेंट के ज़रिए, जैसे कि डेथ सिगरेट्स। और उसके बाद है फिर विजुअल क्लेम जो एक स्टेटमेंट होता है एक क्लेम के बारे में जो कि वेग होता है और कोई भी डेफिनेट नहीं कहता, वो डेफिनेटली तौर पे कोई बात नहीं करता, बल्कि एक वेग होता है ये, जैसे कि प्रोबेबली द बेस्ट शो ऑफ द ईयर। सो वर्ड प्रोबेबली जो है विजुअल है, प्रोबेबल क्लेम होता है एक्चुअली।
उसके बाद है फिर कोड ऑफ एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के कुछ एथिक्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि एडवर्टाइज़र अपनी मर्ज़ी से जो चाहे उस तरह के एड्स बना दें। सो कुछ कोड्स ऑफ एथिक्स हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट ऑफेंड नहीं करेगी मोरालिटी को, डिसेंसी को और रिलीजियस बिलीफ्स जो है व्यूअर्स के उनको, यानी कि किसी भी तरह की कोई तौहीन उसके अंदर नहीं दिखाई जाएगी या मजाक नहीं बनाया जाएगा किसी के व्यूज़ का या बिलीफ्स का। और इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट किसी रिलीजियस या पॉलिटिकल एंड की तरफ डायरेक्ट नहीं होगी, यानी कि न्यूट्रल रहेगी एडवर्टाइजिंग रिलीजियस मामले में, और जो पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हैं उसके अंदर न्यूट्रल रहेंगे एडवर्टाइज़र जो है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट को न्यूट्रल दिखाया जाएगा रिलीजियस मामले में या फिर पॉलिटिकल मामले में। और इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए जो चिल्ड्रंस की, बच्चों की जो सेफ्टी है उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, और ऐसी प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं किया जाएगा, या प्रैक्टिसेस को जो कि अनहेल्थी प्रैक्टिसेस हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस जो अनहेल्थी प्रैक्टिसेस हैं उनको नहीं प्रमोट किया जाएगा। और इनडिसेंट, वल्गर, सजेस्टिव, रिपल्सिव और ऑफेंसिव ट्रीटमेंट ऑफ थीम जो है उसको अवॉइड किया जाएगा। सो यानी कि मेंटेन किया जाएगा डिसेंसी को, और अवॉइड किया जाएगा ऑफेंसिव या इनअप्रोप्रिएट कंटेंट जो एडवर्टाइजमेंट में। एडवर्टाइजमेंट जो होती है उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है लोगों के परसेप्शन के ऊपर और एटीट्यूड के ऊपर। सो ये एसेंशियल है कि इस बात को इंश्योर किया जाए कि वो जो है ना ऑफेंसिव हो ना वल्गर हो। उसके बाद है फिर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर एक्सचेंज और ट्रांजैक्शन है। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि एक्सचेंज होना प्रोडक्ट का बायर और सेलर के दरमियान, इन दोनों के दरमियान प्रोडक्ट की को एक्सचेंज होना। और इसके अलावा जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन तब होती है जब दोनों पार्टीज जो है वो एग्री हो जाए कि स्पेसिफिक एक्सचेंज या डील के ऊपर। इसके अंदर क्या होता है कि हर पार्टी जो है वो दोनों ही, यानी कि दो पार्टियां हैं तो दोनों ही पार्टियां कोई चीज़ दे रही हैं और कोई चीज़ रिसीव कर रही हैं। उसके बाद है नीड, वांट्स एंड डिमांड। नीड से मुराद होता है बेसिक ह्यूमन नेसेसिटी। अब एक इंसान को अगर भूख लग रही है तो खाना उसकी नीड है, नेसेसिटी है। उसके बाद फिर जब नीड स्पेसिफिक हो जाती है वो वांट बन जाती है। अगर इंसान को भूख लगी है तो वो खा के अपनी भूख को मिटा सकता है, लेकिन अगर एक शख्स ये सोचे कि मैंने बर्गर ही खाना है तो वो उसकी वांट हो गई, क्योंकि वो एक ख़ास चीज़ के बारे में। और फिर उसके बाद है डिमांड। सो डिमांड, वांट फिर डिमांड में कन्वर्ट होती है जब सपोर्टेड बाय एन एबिलिटी टू पे, यानी कि परचेसिंग पावर भी। अब एक शख्स बर्गर खरीद भी सकता है, उसकी वांट है कि वो बर्गर खरीदे और वो बर्गर खरीद भी सकता है, उसके पास पैसे हैं कि वो बर्गर खरीद ले। सो ये उसकी फिर डिमांड हो जाएगी। तो इस तरह से नीड सबसे पहले आती है, फिर उसके बाद वांट में वो कन्वर्ट हो जाती है जब स्पेसिफिक होती है किसी चीज़ के बारे में, और फिर अगर उसको ख़रीदने का के लिए पैसे भी हों, परचेसिंग पावर भी इतनी हो, तो वो फिर डिमांड में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद है फिर वैल्यू, वैल्यू फॉर मनी। अब इस स्टेटमेंट को आपने याद रखना है कि वैल्यू फॉर मनी। सो वैल्यू फॉर मनी की जो बेसिक इक्वेशन है वो बेनिफिट बाय कॉस्ट है, यानी कि ये रेशियो है बेनिफिट टू कॉस्ट का। ये रिप्रेजेंट करता है परसीव वैल्यू या फिर यूटिलिटी प्रोडक्ट या सर्विस की। अगर परसीव बेनिफिट जो है प्रोडक्ट या सर्विस के आउटवेट कर जाता है कॉस्ट को, यानी कि जो बेनिफिट्स है वो ज़्यादा है कॉस्ट के मुकाबले में, सो परसीव वैल्यू जो है वो हाई होगी। और अगर कॉस्ट आउटवेट कर जाती है परसीव बेनिफिट्स को, यानी कि कॉस्ट ज़्यादा हो गई परसीव बेनिफिट के मुकाबले में, सो परसीव वैल्यू जो है वो लो होगी। और मार्केट प्लेस और मार्केट स्पेस की अगर हम बात करें तो मार्केट प्लेस से मुराद फिजिकल स्टोर, फिजिकल चीज़ को कहते हैं मार्केट प्लेस, जैसे कि स्टोर है, फिजिकल चीज़ को हम प्लेस कहेंगे, जबकि स्पेस से मुराद डिजिटल प्लेटफॉर्म को हम कहेंगे, जैसे कि इंटरनेट। उसके बाद है फिर मार्केटिंग प्रोसेस। सो मार्केटिंग प्रोसेस के 4 मेजर जो है वो स्टेजेस हैं, जैसे कि पहला है द मार्केटिंग एनवायरनमेंट एनालिसिस। सो मार्केटिंग एनवायरनमेंट एनालिसिस क्या है? इसके अंदर कंडक्ट किया जाता है एक थोरो एनालिसिस इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स का जो कि अफेक्ट कर सकते हैं मार्केटिंग एफर्ट्स कंपनी के। दूसरा है टारगेट मार्केट एंड पोजीशनिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि कंपनी आइडेंटिफाई करती है और एनालाइज करती है पोटेंशियल कस्टमर्स को, सिलेक्ट करती है एक स्पेसिफिक टारगेट मार्केट फोकस करने के लिए अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स को। और उसके बाद है फिर मार्केटिंग मिक्स डिसीजंस।
इसमें क्या होता है कि मार्केटिंग डिसीजंस होते हैं मार्केटिंग मिक्स के बारे में, यानी कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशंस, ये 4 जो है 4 पीस कहलाते हैं मार्केटिंग मिक्स। और उसके बाद है फिर अल्टीमेट कंज्यूमर्स, ये फाइनल स्टेज होती है। इसमें क्या होता है कि अंडरस्टैंड किया जाता है बिहेवियर को, नीड जो है अल्टीमेट कंज्यूमर के, और डिज़ाइन किया जाता है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को जो कि इफेक्टिवली इन्फ्लुएंस करती हैं उनके मार्केटिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। अब 4 पीस आपने पढ़े होंगे पहले भी मार्केटिंग के बेसिक कोर्स के अंदर, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। यहाँ पे आपको 4 C's भी दिखाए जा रहे हैं, कस्टमर सोल्यूशंस, कस्टमर कॉस्ट, कन्वीनियंस एंड कम्युनिकेशन। प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर सोल्यूशन है, प्राइस जो है कस्टमर कॉस्ट, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वीनियंस, और प्रमोशन जो है वो कम्युनिकेशन। उसके बाद है फिर मार्केटिंग प्रोसेस, फॉलोइंग क्वेश्चंस नीड आंसर। अब ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स की ज़रूरत है कि वेयर एंड होम टू सेल ब्रॉडली, कहाँ और किसको जो है वो सेल किया जाए ब्रॉडली, और कैसे सिलेक्ट किया जाए होमोजीनियस ग्रुप्स जो है कस्टमर के, और कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए ब्रांड को दूसरी ब्रांड से जो मार्केट्स के अंदर हैं। उसके बाद है फिर मार्केटिंग प्रोसेस, सच डिसीजंस आर कॉल्ड मार्केटिंग मिक्स डिसीजन कहलाते हैं ये। मार्केटिंग मिक्स डिसीजन ब्रॉडली तौर पे जाने जाते हैं 4 पीस, और इनको एक्सपेंड किया जा रहा है 7 पीस। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन तो है ही, लेकिन पैकेजिंग, पीपल और प्रोसेस भी शामिल है 7 C's के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, और इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।